मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार की राजनीति में उथल पुथल बना हुआ है और नई सरकार एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और नो कॉम्प्रोमाइज के बीच झूल रहा है। और ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार चक्रव्यूह में फंस गए हैं, खतरा है उनके एक छत्र राज पर, या नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं, या बड़े भाई की भूमिका में आकर भाजपा को उसके कद में रखना चाहते हैं। क्या विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नो कॉम्प्रोमाइज का ऐलान कर दिया है? क्या उनका कद गृह मंत्रालय छीन जाने से छोटा हो गया है, या क्या वो बुलडोजर संस्कृति से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? ओवैसी के ऑफर का क्या है मायने, और कितने दिन तक चलेगा यह भाजपा और जदयू के सहमत का खेल? सवाल बहुत है और आज उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि कई अहम चीजें हैं जो यह एक तरह से कहें कि स्पष्ट कर देगा कि क्या होने जा रहा है। देखिए मित्रों, दरअसल यह पहली बार है जब नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में गृह मंत्रालय की कमान किसी दूसरे मंत्री को सौंपी है। इस बार यह विभाग उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को मिला है। बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में मुख्यमंत्री खुद ही गृह विभाग का प्रभार अपने पास रखते रहे हैं। यह सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और प्रशासन पर मुख्यमंत्री के नियंत्रण को दिखाता है। पहले यह बयान सुन लीजिए। बयान है जीतन राम मांझी का, जो एनडीए गठबंधन के 5 पांडवों में से एक है। क्या कहते हैं और इसका क्या मायने है, पहले इसको सुन लीजिए। देखिए, ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपना एडजस्टमेंट की बात है, ये बात सही है। अभी तक हम लोग यही जानते रहे हैं कि गृह विभाग अपने पास चीफ मिनिस्टर रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। बहुत ऐसे राज्य में गृह मंत्री दूसरे भी रहते हैं, बिहार में अभी तक नहीं था। तो अपनी सुविधा के लिए या कार्य के अधिकता के चलते चीफ मिनिस्टर ने एक युवा नेता के हाथ में पुलिस विभाग, होम विभाग को सौंपा है। तो अच्छाई के लिए सौंपा है, राज्य के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पर कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं, तो रिपोर्ट पर विश्वास न करके जवान मंत्री हैं, खुद रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे। मित्रों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के बयान के बाद भारी भूचाल मच गया है और यह बयान सीएम नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय जाने के बाद आया है और इसका सियासी मायने काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह गठबंधन की सरकार है और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। एडजस्टमेंट की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी सुविधा के लिए या फिर कार्य की अधिकता के चलते यह युवा नेता के हाथ में उन्होंने गृह मंत्रालय सौंप दिया है। मांझी के इस बयान के जरा मायने निकालिए। 2 मायने निकलते हैं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले को जायज ठहराने की उन्होंने कोशिश की और ये देखा जा सकता है उनके बयान से, लेकिन यह कहना कि गठबंधन की सरकार में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसका मतलब कि दबाव में नीतीश कुमार ने एडजस्टमेंट किया है। उन पर किस तरह का दबाव है? वहीं यह कहना कि यह गठबंधन की सरकार है और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह कहीं न कहीं अंदरूनी कलह को भी दर्शाता है। साथ ही एक गहरे राजनीतिक आशंका को भी जन्म देता है कि गठबंधन की सरकार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
इस शब्द में कई अनकहे सवाल छिपे हुए हैं। मित्रों देखिए, गृह मंत्रालय सिर्फ एक मंत्रालय नहीं होता है, बल्कि यह राज्य की कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का सुपर पावर जो होता है उसकी चाबी होती है। और यह चाबी करीब 20 साल से नीतीश कुमार अपने पास रखे हुए थे और पहली बार इन्होंने किसी दूसरे को दिया है। और खासकर भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी को यह प्रभार मिला है और इसके बाद इसे बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। मांझी का यह बयान कि गठबंधन की सरकार है, कुछ भी हो सकता है, एक तरफ से एनडीए के अंदर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक योजना कहें, साजिश कहें, इसकी ओर भी इशारा करता है। यह बयान उस धारणा को स्थापित करता है कि यह फैसला नीतीश कुमार की स्वेच्छा से ज़्यादा गठबंधन की मजबूरी का नतीजा हो सकता है। अगर यह नीतीश कुमार की स्वेच्छा से होता तो मांझी जी इसे कार्य की अधिकता कहकर वहीं इस बात को, अपने बयान को समाप्त कर देते। लेकिन एडजस्टमेंट पर जोर देना यह बताता है कि यह राजनीतिक मोल तोल का ही कहीं ना कहीं परिणाम है। कुछ भी हो सकता है। क्या है इसका मतलब? भविष्य की राजनीतिक अस्थिरता की आशंकाओं को जन्म देता है यह शब्द। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीतिक पलटी मारने के लिए जानी जाती है, यह आप भी जानते हैं, और इसीलिए उनको पलटू चाचा का भी नामकरण दिया गया है। और उन्होंने कई बार गठबंधन बदले हैं। ऐसी परिस्थिति में जब एक महत्वपूर्ण गृह विभाग सबसे बड़े भाजपा के पास चला गया है, सबसे बड़ी पार्टी है अभी गठबंधन की भाजपा, तो भाजपा की पकड़ राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पर निश्चित रूप से ज़्यादा होगी और जो भविष्य में आंतरिक कलह का कारण बन सकता है। हालांकि सच पूछे तो इसकी शुरुआत हो गई है। बुलडोजर संस्कृति की शुरुआत हो गई। आप देख रहे हैं कि आज कई जगह बुलडोजर चले हैं और नीतीश कुमार बुलडोजर संस्कृति के कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी और सारे अनावंटित विभाग अभी भी उनके पास हैं और ऐसे में गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर जो बहुत बड़ा हाय तौबा मचा हुआ है, यह इतनी बड़ी बात तो हो नहीं सकती है। चूँकि आईएएस वगैरह का जो मामला है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह, सब अभी नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन गृह विभाग का जाना खास तौर पर पुलिस, खुफिया और कानून व्यवस्था के कारणों से सीएम नीतीश कुमार की राजनीतिक आज़ादी जो रही है उस पर निश्चित रूप से अंकुश लग सकता है। भविष्य में इसके सहारे भाजपा नीतीश कुमार के साथ ही विधायकों पर, खासकर जदयू के विधायक पर दबाव बना सकती है और ऐसा भाजपा ने कई राज्यों में किया है और यह विधायकों के तोड़ फोड़ में एक बड़ा यंत्र बन सकता है। जो पुलिस है, खुफिया है, ये सारा कुछ, मतलब कि मांझी जी ने जो कहा वो साफ इशारा है कि बिहार में सत्ता का केंद्र अब पहले की तरह सीधे एक तरफा नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रह गया है और गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर रस्साकसी जारी है। और अगर देखें तो ये भाजपा के पक्ष में दिख रही है। यह राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा फेरबदल दिखाता है बिहार की राजनीति में। अब बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया है इस चुनाव के बाद, नई सरकार में, जहां कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जैसा मांझी जी ने भी कहा, बस अनिश्चितता और उलझन, आशंका, इसी का माहौल बना हुआ है। जहां सरकार की
स्थिरता गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच आपसी एडजस्टमेंट कहें, समझौता कहें, इस पर निर्भर करती है। तो वैसे में क्या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के अनुसार बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है? मतलब नीतीश कुमार कब तक एडजस्टमेंट के दबाव में सरकार चलाते रहेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? मित्रों, क्योंकि कांग्रेस ने जो पहले उन्हें अपने साथ आने का ऑफर दे चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी कैसे अपने पास रखी जाए, यह तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। ऐसे में अब सभी की निगाहें नीतीश कुमार की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। क्या वह एडजस्टमेंट के इस गठबंधन में रहकर सरकार चलाएंगे या फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे? तो दोस्तों, अब ये जो नाराज नीतीश कुमार नो कंप्रोमाइज नो एडजस्टमेंट की नीति अख्तियार कर सकते हैं, या फिर यूं कहे कि कर लिया है। अब नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पर नो कंप्रोमाइज का फैसला कर लिया है। ये बातें अब सामने आ रही हैं। आखिर जेडीयू क्यों अध्यक्ष पद की तैयारी कर रही है, जबकि भाजपा ने प्रेम कुमार को एक तरह से अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया है? आखिर किस आधार पर अध्यक्ष पद का दावा पूरे हक और अधिकार के साथ कर रही है? दोस्तों, कहते ही हैं कि जिसका अध्यक्ष उसका खेल, जिसका अध्यक्ष उसका दबदबा, जिस दल का अध्यक्ष उसी का पावर सदन में चलता है। सदन में अध्यक्ष से बड़ा कोई नहीं होता। कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, इन सारे चीज़ों को का निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब अध्यक्ष की लड़ाई जेडीयू और बीजेपी में खुलकर सामने आ रही है। नो कंप्रोमाइज के नीति पर नीतीश कुमार प्रेम कुमार के प्रेम में पड़ने वाले नहीं दिख रहे हैं। हालांकि प्रेम कुमार के प्रेम में बहकाने की कोशिश तो निश्चित रूप से भाजपा कर रही है, दबाव बना रही है। बीजेपी के प्रेम कुमार इस दौर में सबसे आगे बताया जा रहा है, जो कि प्रेम कुमार बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो 9वीं बार गया टाउन से जीते हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि अपने इस कद्दावर नेता को वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए। हालांकि जेडीयू के खेमे की बात अगर करें तो विधायक दामोदर रावत का नाम भी चर्चा में है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू उधर दामोदर रावत के नाम के साथ अध्यक्ष पद की तैयारी कर रही है, और संदेश के साथ वो तैयारी इस संदेश के साथ कि कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच चल रही यह ताकत की जंग इस बार भी गठबंधन में असंतुलन पैदा कर सकती है। इसी बीच जदयू के तोड़ने के भी कयास लगाया जा रहा है। कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि जदयू को तोड़ दिया जाएगा। ऐसे में सीएम पद पर नजर गड़ाए भाजपा अगर कुछ भी करती है तो नीतीश कुमार तो चुप बैठेंगे नहीं, और इसीलिए शायद नीतीश कुमार एक अलग प्लान 2 की तैयारी में लगे हुए हैं और उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने कह दिया है कि जेडीयू इसमें किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेगी। जेडीयू के कुछ नेता भी मानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पद उनकी पार्टी को ही मिलना चाहिए, ताकि जो शक्ति संतुलन है वह बना रहे। नेताओं का कहना है कि जेडीयू इस पद की हकदार भी है। बीजेपी को इससे अलग रहना चाहिए, उसको इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। बावजूद इसके बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। अब तो राजनीतिक पंडित गुणागणित भी बिठाने में लग गए हैं।
महागठबंधन की 35 सीटें, एमआईएम की 5 सीटें। ओवैसी ने कहा भी कि उन्होंने बाज़ाब्ता ये कहा कि हम समर्थन देंगे, हम साथ देंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा, और शर्त भी कोई बड़ी नहीं है, सीमांचल के इलाके के विकास की शर्त। तो ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी शर्त नहीं है। तो एमआईएम की 5 सीटें, इसके अलावा नीतीश कुमार के 85 विधायक, बसपा का एक विधायक है, आईबी गुप्ता हैं, मतलब कि नीतीश कुमार की पौबारा हो सकती है अगर उनकी कुर्सी पर किसी तरह की नज़र लगाई गई तो। और अभी तो विधानसभा अध्यक्ष का भी मामला फंसा हुआ है। मतलब कि 5 साल सरकार उस स्थिति में बनी रहेगी और नीतीश कुमार का सीएम बनना भी कंफर्म हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ अब बीजेपी की क्या भूमिका होती है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी को भी यह देखना होगा कि सत्ता के खेल में सिर्फ नंबर ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर गठबंधन की सरकार है तो सही साझेदारी भी सरकार को चलाने के लिए आवश्यक होती है। फिलहाल रस्साकसी की शुरुआत हो गई है और इसकी वजह भी महत्वपूर्ण है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज का यह खेल किस मोड़ पर जाता है। आप भी सोचिए और बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।